before you today for this special edition of the Alumni Lecture Series. We are gathered here to explore one of the most pivotal skills for aspiring legal professionals, mooting. Mooting is not just a practice of legal argument, it's a platform that sharpens advocacy skills, strengthens research capabilities, and builds the confidence necessary to articulate thoughts clearly and convincingly. Before we delve into the core of today's event, I would like to take a moment to acknowledge our distinguished alumni who have graciously joined us to share their insights and experiences, Ma'am Janvi Vashisht and Sir Shreshth Mahendra. Their journey from our classrooms to successful careers in the legal field is nothing short of inspiring. Let's give them a huge round of applause as they take the stage. ये नहीं कि जो स्पीकर है वो सिर्फ और सिर्फ बोलने का काम करेगा, रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर में लगा रहेगा, ऐसा नहीं।
ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये इन्होंने टीम बनाई, ठीक है, आप रिसर्चर हैं और ये दोनों स्पीकर हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो फैकल्टी होगी वो आपको एक मूड प्रॉब्लम दी। अब इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि जब आप मूड से आपका सामना हो तो आप लोगों को ये ना लगे कि ये क्या है। मूड कोर्ट में जनरली आप लोगों के पास क्या होगा कि मूड प्रॉब्लम आएगी जो कि लोअर कोर्ट की नहीं होगी। मूड कोर्ट प्रॉब्लम में आपके पास क्या होगा कि एक सिचुएशन आएगी, फैक्ट्स होंगे कि फलानी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद इस पार्टी ने लोअर कोर्ट में क्या आर्ग्यूमेंट रखी, दूसरी पार्टी ने क्या आर्ग्यूमेंट रखी, उसके बाद क्या उनके इशूज आए, क्या लोअर कोर्ट में जजमेंट था। उसके बाद आपको जो मूड प्रॉब्लम देंगे वो ये देंगे कि भाई नाउ यू आर अपीलिंग इन अ हायर कोर्ट, ठीक है। अब इसका भी एक रीज़न है। अब आप पूछोगे कि भाई डायरेक्ट क्यों नहीं सुनाते, लोअर कोर्ट वाला उसका ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में क्या होता है ना, फैक्ट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अब यहाँ पे ना तो आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे पर्पस है हमारा मूड कोर्ट का कि आप लोगों को एबिलिटी की इंक्रीज हो अप्रिशिएट करने की लॉ पॉइंट। और हायर कोर्ट्स में क्या होता है, हम अपील्स में जाते हैं, हम वहाँ पे हायर कोर्ट्स में फैक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, तो कर दिया होगा। लोअर कोर्ट्स जो है, अब मैं ये वर्ड लोअर कोर्ट यूज़ नहीं करूँगा, आई यूज़ ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अब आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा डोंट यूज दिस वर्ड लोअर कोर्ट, मैंने इसलिए आप लोगों के सामने कर दिया ताकि आप लोग उससे कोरिलेट कर सको। इट इज ऑलवेज ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अब क्या होगा, जब आपके पास मूड प्रॉब्लम आएगी तो जो है ट्रायल कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग्स हुई है उसका जिस्ट आपके पास होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप उसमें दिखाएंगे कि अब हम अपील में जा रहे हैं, तो अब आप पढ़ोगे सारी चीज़ें, आपकी टीम पढ़ेगी, तो सबसे पहले टीम ऐसी बनाओ जो आप लोगों की जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है, क्योंकि टीम वर्क का ही गेम चलेगा सारा। ऐसा नहीं होगा कि कोई टीम ऐसी मत बनाओ जिसमें आपको लगता हो कि इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या तो क्योंकि जनरली क्या होता है वी ट्राई टू आउटशाइन, हमें लगता है कि हम कर लें और हम चमक जाएं, ऐसा नहीं हो। आप हमेशा से चमक भी जाओगे ना, तो ये टीम स्पोर्ट है। अगर आप लोगों ने कलेक्टिवली नहीं किया तो जो जजेस बैठे हैं दे आर नॉट नाइव, दे आर प्रीटी मच एक्सपीरियंस, उन्हें पता लग जाएगा कि ये तो वन मैन शो चल रहा है, ये मार्क यू अकॉर्डिंगली, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करो कि कलेक्टिव एफर्ट लेके चलो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई वीक मेंबर है तो भाई उसको ट्रेन करो, अपने साथ साथ उसको इंक्लूड रखो, डिसीजंस को रिसर्च में रखो, डिसीजंस में रखो, डिस्कशन में उसको इंक्लूड करके चलो। दूसरा क्या होगा, आपके पास मूड प्रॉब्लम आई, अब आपको पता लग गया कि भाई हमें इस चीज़ की अपील है, ठीक है। उसके बाद आपकी रिसर्च स्टार्ट है, आप उससे मिलते जुलते पहले तो आप देखोगे कि कानून कौन सा लग रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम है, क्रिमिनल की है, सिविल की प्रॉब्लम किस चीज़ की है, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। टिल द टाइम जब आप लोगों को आप लोगों का टाइम आएगा, और अगर नहीं करोगे तो फैकल्टी को आपके पास है। उसके बाद जब आपने कानून आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप स्टार्ट करना सबसे पहले अपनी रिसर्च की, इससे सिमिलर कोई केस लॉ है क्या, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको ना एक रेडीमेड चीज़ मिल जाएगी उसको गो थ्रू करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को मूड कोर्ट में मिला था कॉस्ट लॉटरी, ठीक है, एंड आई वॉज रिप्रेजेंटिंग दी बॉडी साइड जो कॉस्ट लॉटरी को प्रेफर करती है, और मेरे अगेंस्ट जो था वो था दूसरा सेक्टर ऑफ कम्युनिटी जो कॉस्ट लॉटरी को मना करती है, भाई कॉस्ट लॉटरी नहीं होना चाहिए। तो अब इस सुन के आप लोग को पता लग गया ये प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर, इसमें ना अपनी सिविल आ रहा है ना क्रिमिनल आ रहा है। तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, हमने देखा कि भाई ये तो कम्युनल इशू था, ये कम्युनिटी है, कम्युनिटी में यार वो वहाँ पे तो प्रॉब्लम में भी नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ एक पीछे से नाम डाल होंगे। हमने कौन से प्रोविजन उठाए कॉन्स्टिट्यूशन की जो कम्युनिटी को जो इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 उठाया, और जो सेक्शन आर्टिकल 26 उठाया, 25 उठाए, जो हमारे रिलीजियस राइट्स प्रोसेस करने को अलाउ है। तो फिर आप ऐसे अपनी रिसर्च स्टार्ट करो कि भाई पहले कौन सा कानून वगैरह कानून उठा लिया, उसके बाद उससे मिलते जुलते आपके कौन से केसेज हैं, भाई हाई कोर्ट में कुछ हो रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा ऑलरेडी डिस्कशन हुआ है, तो आपने वहाँ से उठा लिया। कोई लॉ की किताब पढ़ ली, कोई जर्नल पढ़ ली, किसी ने कोई आर्टिकल पब्लिश कर रखा है, उससे मिलता जुलता, ऑब्वियसली एग्जैक्ट तो नहीं होगा जो मूड प्रॉब्लम में है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब आप लोगों ने ये कर लिया ना, फिर आप अपने टीचर से अप्रूवल लोगे कि मैम हम किस डायरेक्शन में आप चल रही हैं काम, तो टीचर आपको अप्रूव या तो करते हैं या मना करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, सबसे पहली चीज़ अब आपको काम स्टार्ट करना है। अब आपने अपना बैकग्राउंड रेडी करते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा कानून का मुद्दा था जो फंस रहा था, हमको कानून
ये कानून उस पर अप्लाई करेंगे। अब आगे प्रोसीड करना है। अब आप प्रोसीड करोगे कैसे? जब तक आपके पास सवाल नहीं होंगे आप जवाब कहाँ से लिखोगे? ठीक है, तो इससे अगली स्टेज आती है आपको इश्यूज फ्रेम करना। या तो आपको वो इश्यूज प्रॉब्लम में फ्रेम हुए मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो आपका काम बच गया। अगर आपको इश्यूज फ्रेम हुए नहीं मिलते हैं तो जो हमारी कोर्स में भी होता है ना, सबसे पहले वो इश्यूज को फ्रेम करें। आपको पता होगा ये कुछ बोल रहे हो और आप मना कर रहे हो, कोई तो इशू क्रिएट हुआ। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो ये बोल रहा है तो फिर इशू तो बात खत्म होगी, फिर तो एक्सेप्टेंस होगी। तो आपको इश्यूज फ्रेम करने हैं। पूरी प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आप पहले इश्यूज देखोगे कि भाई इश्यूज कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए ने बी को स्टैक कर दिया। अब इसमें आपको मुद्दे आइडेंटिफाई करने हैं कि जिनका आंसर आपके केस को कंक्लूड करेगा। ठीक है, अब वो इश्यूज क्या होंगे? अगर ये क्लीन हुई है तो इसका पहला इशू आएगा कि क्या ए ने बी को स्टैक किया। स्टैकिंग तो हुई है, क्या ए ने किया बी को स्टैक? सबसे पहले इशू तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा इशू ये बन गया कि क्या उस स्टैबिंग की वजह से बी की डेथ हुई है। अगर उस स्टैबिंग की वजह से डेथ हुई है तब तो ट्रायल चलेगा। अगर उसका कोई नेक्सस ही नहीं है आपस में, किलिंग किसी और वजह से हुई है, तो फिर मर्डर का ट्रायल क्यों चलेगा? फिर नहीं चलेगा मर्डर का ट्रायल, फिर तो अटेम्प्ट टू मर्डर या लीगल सर्ट का चलेगा। और तीसरा इशू ये आएगा कि भाई इसके पास इस बी को स्टैप करने का कोई मोटिव था और इंटेंशन था। ये आपके मेन इश्यूज हो गए। इसी पे आपकी पूरी ट्रायल चलेगा, पूरा आपके आर्ग्यूमेंट्स चलेगी, सामने वाला अपोज करेगा। अब ऐसे पेरिफेरल इश्यूज पे ध्यान नहीं देना कि भाई ए के कितने बच्चे थे या उसका करियर कैसा था, वो फ्रस्ट्रेटेड था या नहीं था। ये सब पेरिफेरल इशू है, इसमें हमारे को डील नहीं करना। हमारे को सिर्फ मेन मुद्दे आइडेंटिफाई करने हैं जो हमारे ट्रायल को या हमारे मूड के सबमिशंस को गाइड करेंगे। अगर आपने सही क्वेश्चंस बना लिए तो ऑब्वियसली आपकी आगे की मेहनत जो है वो एक गाइडेड हो जाएगी। अगर आपके इश्यूज गलत हो गए तो आगे जाकर आप भटक जाओगे। इसलिए आप ये चीज़ नोट करना कि जब भी आप इशू फ्रेम करोगे ना तो जो भी आपका गाइड होगा या टीचर होगी उसके साथ अप्रूवल्स आपके साथ लेके चलना। क्योंकि अगर आपके इश्यूज गलत हो गए तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम आनी है, फिर वो आपका बाद में रिजेक्ट करेंगे। इससे बढ़िया आप पहले ही इश्यूज उनके साथ मतलब होता है ना गाइडेंस ले लेके इश्यूज ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आगे मेहनत करनी स्टार्ट करें। ठीक है, प्रपोजिशन में इश्योरेंस तो ऑलरेडी दिया होता है। हाँ जी, उसके बाद भी हमें नहीं मैं आपको वही बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। भाई मोस्टली आपको मिलेंगे, आपका काम हल्का हो गया। मैंने स्टार्टिंग इस बात से करी थी कि अगर आपको इश्यूज मिलते हैं तो आपका काम हल्का हो गया ऑलरेडी। यू हैव अ गाइडेड पैटर्न। नहीं सर, उसके बाद भी अगर जैसे 3 इशू भी मैंने इश्योरेंस हो रखी है, हाँ। उसके बाद अगर मेरे को एक और इश्योरेंस करना नहीं है फिर आप नहीं कर सकते। यू आर रिस्ट्रिक्टेड। मूव कोर्ट में यू आर रिस्ट्रिक्टेड इन दैट सेंस कि वहाँ पे अगर इश्यूज फ्रेम है तो क्योंकि आपको पता है मूव कोर्ट में ना आपके पास टाइम लिमिटेड होगा। आर्ग्यूमेंट्स करने का टाइम लिमिटेड है, सवाल के जवाब देने का टाइम लिमिटेड है। तो इसलिए आप अपनी पसंद से इश्यूज नहीं बना सकते। यू हैव टू स्टिक टू दोज इश्यूज क्योंकि वो मेन मुद्दे के इश्यूज हैं। अब आप फ्रेम करोगे हो सकता है वो पेरिफेरल हो जाए तो उसमें नहीं जाना। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या होगा? आपके इश्यूज हो गया, आप लोगों ने टीम स्टार्ट कर दिया, अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी, अपनी सबमिशंस बनाना शुरू कर दिया। अब आप लोगों का क्या है कि अब आप लोगों को ये देखना है कि भाई हम जाएंगे मूव कोर्ट रूम में तो क्या क्या पैरामीटर है जिसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ मटेरियल है उस पर आपको बहुत ध्यान रखना है। जो भी आप अपनी फाइल ड्राफ्ट कर रहे हो, बीइंग न्यू कमर या मतलब आप फर्स्ट टाइम अगर कर लो तो गाइडेंस में बिल्कुल रहना। जो आपकी गाइडेंस ये मत सोचना कि मैम तो पढ़नी नहीं है या हम अपने आप कर लेते हैं, चैट जीपीटी से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। गाइडेंस लेके चलोगे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर पहले खुद से करोगे और सोचोगे लास्ट में गाइडेंस दे लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि कभी करें मेहनत को पानी फेंक दें। तो वो चीज़ मत करो, हर चीज़ पे गाइडेंस अप्रूवल्स लेते हुए चलो। फिर अब आपको देखना है कि आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल क्या है, आप लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है अपना वहाँ पर। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर मटेरियल, आपका सब कंप्लीट हो गया, आपकी आर्ग्यूमेंट्स हो गई हैं, आपने सब लिख लिया है मटेरियल, आपकी प्रेयर्स डन हो गई है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। उसके बाद अगर आप जा रहे हो फाइनली जो आप कोर्ट में एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई यू शुड बी इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। ठीक है, कोई ऐसे फैंसी एसेसरीज वगैरह नहीं पहननी है, फ़ोन साइलेंट पे होना चाहिए और कोशिश करो स्विच ऑफ रहे ज़्यादा बैठे। ठीक है, जब जजेस आएँ अपने डायरेक्ट पे या जो अगर यहाँ पर भी बनता है, जैसे हमारे यहाँ पे मूव कोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे जजेस आएँ तो यू हैव टू स्टैंड अप, है ना। और फिर जब जजेस बैठ जाएँ तो उसके बाद आप गो डाउन करके बैठें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि जब आप खड़े होंगे जज के सामने जो पेंटिंग साइड है वो स्टार्ट करते हैं। तो यू हैव टू सीक परमिशन बिफोर।
ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गए और सब ऐसे 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 शुरू हो गए हैं, बस नॉट लुक गुड, यू हैव टू सीक परमिशन। ठीक है, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, मूड कोर्ट जनरली इंग्लिश में ही होता है। जनरल कोर्ट रूम प्रैक्टिसेस नीड्स टू, आप हिंदी में बोलना चाहें हिंदी में, इंग्लिश में बोलना चाहें इंग्लिश में। तो मैनरफुल आपको बिल्कुल रहना है और माइंडफुल रहना है। जज है या जो भी पैनल है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन कंपोज। वो आपको खा नहीं जाएंगे, वो आपको मारेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वो आपका टेम्परामेंट चेक करने के लिए आपको ग्रिल कर सकते हैं कि आपसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लें, इधर से पूछ लें, उधर से पूछ लें। अगर आपने रिसर्च करी हुई है, इफ यू आर थोरो विद योर रिसर्च एंड मटेरियल, मोस्टली यू विल बी एबल टू आंसर कि वो लोग क्या पूछ रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे नहीं पूछा जाए, बिकॉज लॉ इज सच ए डायनेमिक सब्जेक्ट, वी आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग एंड एनीथिंग। इफ यू डोंट नो समथिंग, यू डोंट नो समथिंग। ठीक है, यू ओन इट कि भाई नहीं पता तो नहीं पता। इफ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ऐसा नहीं है कि आपके मन में जितने सवाल आए मैं तो सबके जवाब बोल रहा हूँ, ऐसा कोई करें। डोंट हैव टू बी एरोगेंट कि नहीं मैंने तो सारा किया हुआ है, मेरे मेडिकल से बाहर का सवाल है, ऐसा एटीट्यूड नहीं देना है आपको। ना मैं मूड कोर्ट में देना है, ना एक्चुअल कोर्स में देना है, वो चलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम जाते हैं तो मूड कोर्स में आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ये तो हो गया आपकी मैनरिज्म। आपको ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने भी फेस करी है और आप लोग भी कर सकते हो कि हम लोग जहाँ से आ रहे हैं ना, वी हैव अ डिफरेंट परसेप्शन ऑफ लॉ एंड कोर्ट। हमने देखा है मूवीज़ में, ये ऐसा नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने दिमाग से, क्योंकि आप एक्चुअल में उस चीज़ में आ चुके हो, तो अपने दिमाग से वो परसेप्शन हटाते हैं कि चिल्ला के बात कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर डेवलप मेंटेन करके चलना है। आप जो भी ऐसे प्रोफेशन में आगे जो बहुत एलीट क्लास का माना जाएगा, अभी आपको फील नहीं होगा, वंस यू बी ग्रेजुएटेड और आप बाहर जाएंगे देन यू विल गेट टू नो कि मतलब आपकी जो लॉयर्स की कम्युनिटी है उसको एक अलग ही तरीके से देखा जाए। आप लोग ऐसे जैसे आर्मी को अलग स्टेटस मिलता है, हर एक फील्ड को अलग, तो आपकी भी कम्युनिटी अलग कम्युनिटी मानी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी लॉयल टू योर कम्युनिटी। अब जो अपोजिट बंदा भी है, जो आर्ग्यू कर रहा है, दैट इज ही इज आल्सो एन एडवोकेट, so you have to maintain his respect, integrity and dignity also। ये नहीं आप ये सोचो कि मैं तो ये मेरा दुश्मन हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले हम भी ऐसा लगता था, हम भी गुस्से में आ जाते थे, मूड कोर्ट में ऐसी फीलिंग आ जाती है, क्योंकि हम लोग कहाँ से रहे हैं मेंटली, मूवीज़ देख के आ रहे हैं, सीरीज देख के आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में हो रहा है, हमें सनी देओल नहीं बनना। ठीक है, हमें अपने जो पॉइंट स्ट्रॉन्ग रखना है वो रखना है अपने आर्ग्यूमेंट, अपने लॉ पॉइंट्स पे कमांड रखो, लैंग्वेज पे कमांड रखो, अपने एटीट्यूड पे कमांड रखो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रहो, कंपोज रहो, लड़ना नहीं है किसी से। वहाँ जाके चाहे मूड कोर्ट में कई बार ऐसा हो जाता है कि सामने वाले को पता लग जाता है कि स्टार्ट थ्रोइंग क्वेश्चन रेडी कि ऐसे ये है वो है, ऐसे ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे कि आपके कहाँ का जो लूप होल्स छूट रहे हैं। आपने अपनी जो भी प्रिपरेशन करी है, आर्ग्यूमेंट की या जो भी आपने ड्राफ्टिंग करी है, अब रिसर्चर का काम नहीं आता है। ये टीम है और ये टीम है, अब ये जो स्पीकर अगर कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, तो वहाँ की जो टीम बैठी है, जो रिसर्चर बैठा है, उसका काम ये है कि वो यहाँ पर आपके पन्ने पलट रहा हो, जो आपने उसको एक्सचेंज करा है अपना मेमोरियल एक्सचेंज होता है, आर्गूमेंट को एडवांस कर रहे हो, तो उसको उसमें कम्युनिटी टिप्स भी अपने स्पीकर्स को दे रहा हो। तो हो सकता है कि किसी ऐसे पॉइंट पर टारगेट करता है तो आपका वीक पॉइंट। ठीक है, अगर आपका कोई वीक पॉइंट पकड़ लेता है तो आपको उस पर ट्रिगर नहीं होना कि इसने कैसे पकड़ लिया। अपना मोस्टली उसको आंसर करना, अगर आपको लगता है मुझे आंसर आता है, अगर नहीं आता है तो कोई बात ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, अब रोल्स देख लेते हैं अपने स्पीकर में, क्या है रिसर्चर का रोल है। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर सिर्फ किताबों में घुसा रहेगा और सिर्फ रिसर्च ही करेगा। काम आप लोगों को टीम की टीम बनती है यूजुअली, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप 2 स्पीकर होंगे, एक रिसर्चर होगा। ठीक है, ट्राई टू डिवाइड वर्क इक्वली, सारे रिसर्च करें ताकि ऐसा ना हो कि आपको जितना रिसर्चर ने बताया स्पीकर को उतना ही पता। अगर आपने काम खुद से किया होगा तो आपको सारी चीज़ें जो उसकी पेरिफेरल चीज़ें होंगी आपको वो भी पता होगी। ठीक है, तो टीम ऐसे बनाओ और टीम में काम ऐसा डिवाइड करो कि सबके पास काम हो। ये नहीं सिर्फ 2 करते हैं, एक तो ऐसे ही आ गया या एक करना 2 तो ऐसे ही आ गया, वो क्लियरली शो हो जाएगा कि किसने कितना काम किया और नहीं किया, और उस हिसाब से मार्किंग हो। ठीक है, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब जब आप रिपोर्ट में अगर आ गए और 2 बंदे स्पीकर हैं, वो बोल रहे हैं, और अगर रिसर्चर को लगता है कि आई वांट टू एडवाइस द स्पीकर
एज डिसरिस्पेक्ट टू द टाइम्स। आपको चिट्स पे बात करनी है वहाँ, क्योंकि आपका फोन साइलेंट है, ओपन पे लेवल मेंटेन है, तो आपको जो भी बात करनी है, अगर अपोजिट पार्टी से कुछ पूछना है, कुछ आपको लगता है कि ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है, तो आपको चिट्स में लिख के देना है। कोर्ट मास्टर से कोई बात करनी है तो चिट्स में लिख के पास ऑन करना है। बट कोशिश करो कि ये मिनिमम से मिनिमम है, जितना ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ लोग ये चिट्स लिखोगे इट डजंट लुक गुड, ठीक है। अब मूड कोर्ट से होगा क्या, आपको लॉ एप्रिशिएट करना है कि भाई फैक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कौन सा लॉ ढूंढना है, इससे आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ गई। अब उस लॉ को अपने फैक्ट्स के साथ अमेलगमेट कैसे करना है, वो सारा आपका क्रिएटिव कि आप कैसे उस लॉ को उठा रहे हो। जैसे मेरे पास काउंट लॉटरी का था, तो मैंने कैसे आर्टिकल 14 उठाया, ठीक है, कैसे हमने प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उनको उठाया, अपनी माइनॉरिटी राइट्स हैं, और कैसे इक्वालिटी मेंटेन हुई थी, तो हमने उन चीज़ों को उठा के कैसे अपने फैक्ट्स के साथ अमेलगमेट किया, वो टोटली आपकी क्रिएटिविटी है। तो आप उसमें क्रिएटिविटी करो और अपने गाइड से लेकिन उसको अप्रूवल कराते हुए चलो सारी इतनी, क्योंकि हमें नहीं पता है कैसे करना है, हम फर्स्ट टाइमर्स हैं, हम जैसे भी करते हैं हमें नहीं पता, वी आर जस्ट डूइंग इट। तो अपने गाइड से अप्रूवल लेते हुए चलो कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या हम सही ट्रैक पे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है, वो चीज़ को ध्यान में रखते चलो। मूड कोर्ट से आपका एक कोई बेनिफिट हो गया कि आपको एनालाइज करना आ गया चीज़ों को, आपको लॉ को एप्रिशिएट करना आ गया, आपकी एमेलगमेशन स्किल्स बढ़ गई कि फैक्ट को लॉ को मिक्स कैसे करना है, और यही चीज़ें आपको कोर्ट प्रैक्टिस में काम आएंगी, ठीक है। वहाँ पे फैक्ट्स और कॉम्प्लिकेटेड होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे, यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिया जाए पर लॉ को वही लॉ को फैक्ट्स में लगाना कैसे है, मेन तो यही करना सीख ली है ना लोग, ये सीख और क्या करना है आपको, ना आपको इन्वेस्टिगेट करना है, आपको कोर्ट में खड़े करके लॉ अप्रिशिएट करना है कि आपके फैक्ट्स पर ये लॉ कैसे लागू हो। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि सेल्फ डिफेंस के बारे में आगे पढ़ोगे कि सेल्फ डिफेंस इज एन एक्सेप्शन। अगर आप किसी की किलिंग कर देते हैं या मर्डर कर देते हैं, वैसे तो आपकी डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसकी पनिशमेंट, पर उसको आप कैसे शो कर रहे हो कि भैया ये मेरे सेल्फ डिफेंस में आता है कि आप बाई से बरी हो जाओ कोर्ट से। तो वो जो सेल्फ डिफेंस का लॉ है, जो प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 104 IPC में जो प्राइवेट डिफेंस लिखा हुआ है कि वो आपको इम्यूनिटी देता है कि आपको भी नहीं मिलेगी, मृत्युदंड आपको नहीं मिलेगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी आपको। तो आपको वो फैक्ट्स उस लॉ के साथ अपने फैक्ट्स अमेलगमेट करने हैं कि मैं इस कैटेगरी में मेरे फैक्ट्स आ रहे हैं। जैसे 104 क्या कह रहा है सीधा कि आपको कब ये प्रिविलेज मिलेगा, या तो कोई आपके ऊपर सामने से जानलेवा हमला कर रहा हो, आपको एप्रीहेंशन है कि भाई अगर मैंने इसको नहीं मारा तो ये मेरे को मार देगा, तब आपका सेल्फ डिफेंस बनेगा। और किसी फीमेल को एप्रीहेंशन है कि अगर मैंने इसको रोका तो ही माइट रेप मी और ही थोड़ा एसिड ऑन मी, ऐसी कोई जानलेवा आपको एप्रीहेंशन है तो आपको अपने फैक्ट्स लॉ में मिक्स करने हैं, तभी आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज यू टू ट्रायल आप मर्डर के अंदर में ट्रायल हो जाओगे। तो इस चीज़ को आपको यहीं से अगर आपने चीज़ बिल्डिंग स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे को लॉ को और फैक्ट्स को कैसे अप्रिशिएट करना है, एक साथ अमेलगमेट करके चलना है, तो आपको बाद में पता लगेगा 5 साल बाद कि कैसे वो चीज़ आपको पे बैक करेगी। क्या रहेगा मूड का, हम स्टार्टिंग से हमने इतना सारी डिस्कशंस करेंगे, कुछ 2-3 ट्रिक्स चीज़ें बता देता हूँ जो मैंने फेस करी या मैंने सीखी। मूड कोर्ट में जब भी आपके मूड प्रॉब्लम आएगी ना, तो उसमें कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स होंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी का मतलब ये होता है कि वो ना अभी मेरिट्स पे गए नहीं है, वो मेन फैक्ट्स नहीं है। प्रिलिमिनरी फैक्ट्स का मतलब है कि लाइक ये और ये अपोजिट पार्टी है, ठीक है, और इनका जो मुद्दा है, जो इनकी प्रॉब्लम है, मान लो इनका कोई ट्रेड का बिजनेस है कि इसको माल सप्लाई करते हैं, पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें दिल्ली में हो रही है और ये रहने वाले हैं कलकत्ता में, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी फैक्ट्स से भी होते हैं जो आपको एक स्टार्टिंग का आइडिया देते हैं, ओवरव्यू देते हैं आपको। तो ये अगर मैडम कलकत्ता जाके मुकदमा डाल देंगे तो ये मैडम प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्ट करेंगी उस चीज़ को, तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन ये होगी आपकी, जिसमें बेसिकली आपकी जुरिसडिक्शन की बात होगी, दूसरी आपकी मेंटेनेबिलिटी की बात होगी। मेन सिर्फ ये 2 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जुरिसडिक्शन तो आ गया कि कौन से एरिया में मुकदमा डलना चाहिए। अब मूड कोर्ट में कैसा होगा, आपको प्रॉब्लम
वेटेज भी लगा रही है। दो चीज़ें, जुरिस्डिक्शन मेंटेनेबिलिटी, ये शो कर दो कि इनका तो राइट ही नहीं बनता केस डालने, ही इज नॉट पार्टी टू द सूट। मेरी तो ट्रांजैक्शन आगे किसी और से हुई थी तो थर्ड पार्टी, यहाँ पे भी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा अगर पढ़ लिया हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रिलिमिनरी फैक्ट्स में रहेंगी। जुरिस्डिक्शन from the judge about the jurisdiction of the judge as per the jurisdiction of maintaining. नो नो, पता क्या होगा या तो आपकी मूल प्रॉब्लम में ये चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन हो कि jurisdiction belongs to here and so and so, and if it's not mentioned, judge can also ask, but if he is not asking, if you are from plaintiff side, तो consider it as a part of your argument to start from preliminary things. Why the jurisdiction lies here and why this is maintainable. करना तो होगा that other party will object, so it will look not that much good on your part. If you start from there only, कि आपने पहले ही अपनी क्लैरिटी दे दी है, तो कहाँ से ऑब्जेक्ट करेगा? तो जज के माइंड में रहेगा that you are well prepared from the preliminary things only. Sir, how do you form this argument regarding this? These are थोड़ा ज़्यादा नहीं. How do you form this argument regarding jurisdiction? Like, do you mention the statement of jurisdiction or do you make a separate argument? If you mention things to be What if it's an issue? it's an issue only an issue because these maintainability और jurisdiction वाली चीज़ें होती हैं they are dealt in preliminary section में, ये मेन इशू में आता ही नहीं। आप ऐसा देखो मैं ना आपको जर्नी बता देता हूँ, एक सूट की जर्नी क्या होती है, पहले बताओ सिविल में सुनना चाहो क्रिमिनल में सुनना चाहो? क्रिमिनल में क्या होता है कि सबसे पहले तो क्राइम हो, उसकी इंफॉर्मेशन दे पुलिस के पास, ठीक है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का क्रिमिनल जर्नी स्टार्ट कहाँ से होगी तो बताया, हाउ डज द क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट? क्रिमिनल इनिशिएट होता कैसे? रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, पुलिस के पास पावर आती ही FIR से, अगर FIR रजिस्टर नहीं हुई पुलिस के पास कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने, ठीक है। 154 CRPC में FIR वर्ड नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है FIR, लॉ में है ही नहीं, ये वर्ड पुराने लॉ में है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन या ऐसा आपको वर्ड मिलेगा कि इंफॉर्मेशन अबाउट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यही वर्ड्स मिलेंगे। तो जो वर्ड हम रेगुलरली आप लोग बोलते होते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, FIR कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट कैसे होता है कि FIR रजिस्टर हुई, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, इन्वेस्टिगेशन करी पुलिस ने, पता नहीं कितने महीने लगा के फिर एक चार्जशीट बनाई। वो चार्जशीट क्या होती है कि आपने 3-4 महीनों में जितने भी आपने साल लिए भाई पुलिस में डेफिशिएंट है, तो उन्होंने जितने भी टाइम लिया तो उसमें पूरा उसका ब्यौरा देते हैं कि हमने किया गया इतने टाइम चार्जशीट, फिर वो कोर्ट में फाइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जज साहब हैं वो चार्जशीट को पढ़ेंगे, इफ ही इज सेटिस्फाइड कि हाँ ये चार्जशीट ओके है, तो ही टेक द कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस इज व्हाट आप बोलोगे ये हाई-फाई सा वर्ड बोल के समझ नहीं आ रहा, मतलब कॉग्निजेंस का कॉग्निजेंस इज सिंपली एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड कि हाँ भाई अब ये जो चीज़ है ये कोर्ट पे नोटिस में आ गई, तो वो कॉग्निजेंस लेके चार्जशीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसके बाद फिर एक्यूज को बुलाएंगे, उसको एक चार्ज बनाएंगे, अब इतने सारे बंदों की चार्जशीट तो उसको समझ में आएगी नहीं एक्यूज को, उसको रिड्यूस कर देंगे 1 से 2 बंदे कि भाई आपको ऊपर फलानी जगह में फलानी चीज़ करने का आरोप लगाया है, क्या आप इस चीज़ को बिल्कुल भी करते हो? तो बोलेगा या फिर बोलेगा करता हूँ या बोलेगा नहीं करता, अगर नहीं करता हूँ तो फिर ट्रायल स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्रिमिनल ट्रायल स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, ट्रायल स्टार्ट फ्रॉम चार्ज में, जिस दिन चार्ज में उसने लिख दिया
कि आई कंप्लीट ट्रायल, तो वहाँ से 4 से 8 हो गया, ठीक है। तो मूड को भी ऐसे ना बता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। CRPC में क्या होता है, कहीं जगह कुछ टाइम मेंशन हो कि अब कंप्लीट दिस ट्रायल इन 3 months और 6 months, बट उसके आगे डिस्क्रिप्शन छोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कभी इलेक्शन आदि कोई भी एटीट्यूड लगे, तो ही कैन एक्सटेंड दैट टाइम रीजनिंगली, तो वो रीजन लेके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई केस फाइल हुआ और उसके बाद वो केस प्रोसीडिंग चल रही है, इसके वाले पे मेरे को जाना है, उसके बाद मेरे को रिलाइज होता है कि नहीं मेरे को कोर्ट में केस नहीं करना है और मेरे को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना है, तो इसका भी प्रोसीजर रहेगा। सिविल केस है, क्रिमिनल केस है। सिविल केस में सिविल केस पे क्रिमिनल में तो फिर देखो कोर्ट अगर सिविल में होता है ना, तो सिविल में क्या होता है, यू कैन मूव एन एप्लीकेशन फॉर मीडिएशन, ठीक है, और यू कैन सिंपली विथड्रॉ योर केस, ठीक है। क्रिमिनल में थिंग्स आर डिफरेंट, बिकॉज क्रिमिनल में अगर आपके साथ कुछ रॉन्ग हुआ है तो इट इज नॉट सीन एज रॉन्ग अगेंस्ट यू, इट इज सीन एज रॉन्ग अगेंस्ट द स्टेट, यू आर मेयर अ विटनेस, आपको उस केस में ऐसा आपका नाम क्या है, केस का नाम नहीं होगा कि हर्षिता वर्सी रहती, केस का नाम होगा स्टेट वर्सी रहती, तो यू विल बी जस्ट अ विटनेस इन दैट केस, ठीक है। तो वहाँ पे आप इतना इजीली विथड्रॉ नहीं कर पाओगे फिर वहाँ पे क्या प्रोसीजर रहता है इस चीज़ से। फॉर विन को मीडिएशन फिर वहाँ नहीं, क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता, क्रिमिनल में आर्बिट्रेशन में, क्रिमिनल में जहाँ स्टेट इन्वॉल्व होगी तो वहाँ को भी प्रॉपर हार्ड कोर्ट ट्रायल्स हैं, वहाँ पे यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कंपाउंड द ऑफेंस विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इफ द ऑफेंस इज कंपाउंडेबल, कंपाउंडिंग मतलब आप माफ़ी दे सकते हो, यू कैन कंपाउंड द ऑफेंस, ठीक है। कुछ ऑफेंसेस है जिसमें आप डायरेक्ट माफ़ी दे सकते हो, आपने कोर्ट में करने से बोलती है सर आई डोंट वांट टू परस्यू दिस केस, मैं इसको कंपाउंड करने के लिए रेडी हूँ, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है आपके साथ बुरा हुआ, आप ही माफ़ी करना चाहते हो कर दो माफ़ी, ठीक है। बट इस चीज़ों में आपको कोर्ट की परमिशन नहीं करते, कोर्ट में गिव परमिशन, कोर्ट में डिनाई कि ये उनको टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे, तो मूड कोर्ट में भी आपको ऐसे ही एक पैटर्न लेके चलना कि सबसे पहले आपको बार बार मूड प्रॉब्लम थोड़ी आपने पढ़ी, उसके बाद आपने इशूज़ पढ़े या बनाए अगर नहीं है बने हुए, उसके बाद आपने लॉज उठाए कि कौन कौन से लॉज इस पर अप्लाई करने हैं, फिर मटेरियल गैदर किया कि कौन से प्रेसिडेंट्स उठाने, जजमेंट्स पढ़नी है, जो सिमिलर हो रखा है वैसे पढ़ा, उसके बाद फिर आपने अपनी आर्ग्यूमेंट्स प्रिपेयर करी, जो आपको सबमिशंस देनी है, पहले समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बनेगा, फिर आर्ग्यूमेंट एडवांस बनेगा, फिर आपकी प्रेयर बनेगी जो एग्जैक्टली हुआ, तो आपको इसको एक जर्नी की तरह लेके चलना है। ये नहीं आप सोचो कि यहाँ प्रॉब्लम पड़ रही है तो पहले ना प्रेयर बना लेंगे फिर बीच का देख लेंगे, नहीं, अगर आप एक प्रॉपर जर्नी की तरह ट्रैवल करोगे ना, उस चीज़ को भी बेटर करोगे, आप उसको उतना ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर पाओगे। मैंने यहाँ पे खड़ा होकर आपको क्रिमिनल और सिविल लॉ एक्सप्लेन इसलिए कर सकता हूँ बेटर, क्योंकि मैंने उसको पूरी जर्नी से पढ़ा, मैंने उनको सेक्शन वाइज नहीं पढ़ा कि वन ये कहता है, टू ये कहता है, 3 ये कहता है। मेरी आप लोगों को पर्सनल एडवाइस है, जब भी CRPC और CPC पढ़ो, सिविल और क्रिमिनल का जब भी प्रोसीजर पढ़ो तो उसको प्रोसीजर की तरह पढ़ना कि भाई इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है। अगर आप उसको ऐसा डेमोस्ट्रेटली पढ़ोगे कि 1 2 3 4 तो बात नहीं करेंगे, तो ये तो रूट कोर्स से हटके जल्दी एडवाइस, ठीक है। बाकी जानकारी and I'm working currently at Ministry of Culture. So as the co-host already briefed you about the journey of the entire root problem, as to what we will learn through it, what's the importance of it, and going forward, I'll just give you a quick round of tips and tricks. Few of them are already covered by him. First of it is master the facts. I have seen a lot of participants reading from the fact sheet. I would really appreciate whenever you are going for the move, be it arbitration, be it mediation also for that fact. Try your hand on every competition that you get. It's just about exposure. Learning how to talk, learning how to present yourself, right? So you need to know the facts. You need to know the facts as if it happened to you and you are the main person who is representing, right? Then you need to know the law. As given by Justice Suresh, you need to know the law, what is applicable, and even on the contrary, what is being abridged by you in that case. What is in your interest, what is important in your interest. So, practice. I would really appreciate
well, a lot of new problems when you see they put a lot of mind to it, but on the contrary, it is mostly from any precedent that is already happened. For instance, what we mentioned was which is a real news. Like in fourth semester, we were given something about media, pornography, which was that Shilpa Shetty's husband's case. Like, so if you are very aware much about the news and whereabouts, even when you're researching, you'll come across if you are writing keywords, new news landmarks. News are not interpretable, of course, but you can jot down the news and then go to the original source of it, where the driver has it from. Like drafting of the memorial, well again, issues that are again the same sentence, it's easier. But in that first to second semester, I think I encountered a problem like that. And issues were not in accordance with the prayer. So we had to drop down one of the issues as a contradiction to the prayer. So please make sure that your issues and the prayer are reflection to each other. Right? What you are trying to establish needs to be focused on what is your prayer, what is your ultimate goal. Right? Then we have potential time. There's a lot of movements and relations take a lot of time. They are really good candidates, but then again it's time travel. In the end, you take days and hours. These researchers get them between the gaps of days, of course. Even some days right before the next day to get the time to research. So you need to be paying attention to time. Few mediation only calculations. Both are the part of the problem. They are 2 hours, 3 hours, they get crucial time. Be confident, be professional. Confidence again will come when you are trying your hand on speaking, on team building, and of course don't just choose your next best fit for the teams. Try to go for somebody who is really interested in moving and the essence of it that they understand. Listen to the feedback. And again said that a lot of participants I have seen are very, I would say, defensive in terms of feedback. When you are judging something, you are not only listening to what they are saying, you also listening to your team, right? So again, the feedback goes along because there are multiple rounds. In the first round, we take the feedback properly, we accept it, and maybe there are few things that are workable between the next rounds. You can make those changes. And I've seen people changing them and maybe getting more marks in the next rounds. Going forward, stay organized. As a researcher, you have a compendium ready with all the judgments. So all 3 participants do actually equal work, but the researchers need to do the researcher's test, which sometimes is the winning area. That if you go to the laws, the cases which are not relevant to most of them, then you again get a better score. Speakers and researchers and students get as a team get a better marks. Right? Be respectful, persuasive language. Persuasive language is something which is, I would say, subjective, learn to practice. Right? How good are you convincing the judges that what you believe is right based on the laws that you put forward, based on the presidency of case. Make sure you check. I don't know if you guys have had any Manupalka session yet. Okay. So you need to check the judgment that you're putting. Have they been dissented? Maybe is there any other majority judgment which is maybe contradictory to the judgment which was put? Maybe it has been discussed here, maybe it has not. So you need to check your judgments that you're in. Sometimes, because both the parties will be having most of them equal research only, there's also a question that the opposite party may have a better understanding and it is able to convince the group that the judgment that they rely on is actually a problem. Or has been maybe overwhelming some judgments. Be adaptable, pay attention to detail, and of course, be confident. Any questions regarding the entire? Anyone? I think you have asked me. Okay, thank you. Alumni lecture series, I would like to take a moment to express our heartfelt gratitude to the ones who made this session truly remarkable. First and foremost, a huge thank you to Janvi ma'am and Sresh sir for delivering such an insightful and inspiring lecture on moving skills. Your journey, experiences and guidance have not only broadened our understanding of moving, but also ignited a passion within many of us to pursue it
with dedication and confidence. We are incredibly grateful that you both took the time to join us and share your experiences. Let's give them a huge round of applause. Now we would also like to extend our heartfelt thanks to Garima ma'am, whose effort and vision made today's seminar possible. Ma'am, your constant support and encouragement towards student development have always been the guiding light for us. Thank you so much for organizing this event and giving us the opportunity to learn from the very best. Let's show our appreciation with a round of applause for Garima ma'am. And now, I would like to invite Garima ma'am to the stage to present a token of appreciation to Janvi ma'am and Swish sir. Let's once again applaud them for their valuable. For this knowledgeable and inspiring session, your words have truly left a lasting impact